नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप सारे लोग फटाफट आ जाइए। यहाँ पे हम ग्रामर ग्रामर बोल रहा हूँ, लिटरेचर की बातें कर रहे हैं अभी फिलहाल तो, है ना। तो आप सारे लोग फटाफट टकाटक आ जाओ यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, बहुत टाइम से कर भी रहे हैं हम लोग। हर एक डेट, हर एक ईयर, डार्क एज, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, है ना, रेनेसां, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, सब आपको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ है तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, याद आपका हो जाएगा, है ना। और आज हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हम पढ़ ही लिए थे, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा था। हो जाफा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। विच इज द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो वह 1789 से 1799 जाता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में रोमांटिक एज के खास करके जो राइटर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ रहे, उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है ना, वो उस टाइम रहे हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ अपने लाइफ में 2 टाइम्स फ्रांस विजिट किए, पहली बार 1790 में और दूसरी बार 1791 में। ये आपको ध्यान रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ। खान साहब क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? गुलाब शाह खान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आई थिंक आपको पहले मैंने अपने यूट्यूब सेशन में देखा है शायद, या फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका वेलकम है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799। वेरी गुड गोपाल जी, गुड इवनिंग। गुरु जी, गुड इवनिंग जी। आइए यहाँ पे, अब आओ। स्लैब ट्रेड वॉज एबॉलिस्ड इन इंग्लैंड इन विच ईयर? स्लैब ट्रेड की बात करेंगे तो स्लैब ट्रेड, एबॉलिश वर्ड आया है, कल मैंने एबॉलिश वर्ड का मीनिंग आपको समझाया। बोर्ड पीडीएफ, ये जो मैंने पढ़ाया आपको, इसका बोर्ड पीडीएफ गया है कि नहीं गया है आप सभी के पास? प्लेटफॉर्म टीचर हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा है, आपका है, हम सबका है ना। तो वहां पे बोर्ड पीडीएफ जरूर गया होगा। अगर नहीं गया है तो आप मुझे बता दें, मैं डलवा दूंगा, लेकिन गया ही होगा जहां तक मुझे लगता है। हाँ, पुराने स्टूडेंट है सर, चलिए बहुत बढ़िया। कविता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। पीडीएफ आ गया, थैंक यू वेरी मच। मनीष कुमार, गुड इवनिंग। तो स्लैब ट्रेड की बात करेंगे। स्लैब का मतलब होता है स्लैबरी, स्लैबरी का मतलब क्या होता है? गुलामी, जहां पे लोगों को बेचा जाता है, लोगों का व्यापार होता है, ऐसा पहले होता था, है ना, उस सेंस में बात करेंगे। तो स्लैब ट्रेड वर्ड एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, रूट आउट कर देना, इराडिकेट कर देना, जड़ से किसी भी चीज को समाप्त कर देना, है ना। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में किस साल हुआ? तो आपका यहाँ पे 1787 दिया हुआ है, कल मैंने आपको बताया था। करेक्ट आंसर इसका, ये आंसर मेरा रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे कि क्या बताया था मैंने। स्लैब ट्रेड जो है, इसको कब समाप्त किया गया इंग्लैंड में? इंग्लैंड से इन विच ईयर इट वॉज एबॉलिस्ड, इसे समाप्त किया गया, बताइए कब किया गया? ये आंसर आपका रॉन्ग है। और बोर्ड पीडीएफ मिलता है, उसे आप बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। सफल होने के लिए एक ही चीज को बार बार पढ़ना होता है। बताइए फटाफट, टकाटक, ईमानदारी से बताना है। 1807, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी को बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करना अटेंटिव वे में। बहुत बढ़िया, ये आपका रॉन्ग आंसर है, मैंने कल बताया था। 1807 की हम बात करेंगे। बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स टुक प्लेस इन। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ये रहे थे आपके कोलकाता प्रेसिडेंसी, जब भारत हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय बात करेंगे। लेकिन बाद में इन्हें करप्शन के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया इंग्लैंड, ब्रिटिश ऑथोरिटी के द्वारा ही। और बाद में एक राइटर आपके हुए थे एडमंड बर्क, एडमंड बर्क, जो कल भी हमने बताया था। एडमंड बर्क, बर्क का भी कैपिटल होगा, इसको बर्क पढ़ते हैं, एडमंड बर्क। उन्होंने आगे लीड किया था इस चीज को। तो कब इन्हें ट्रायल पे लिया गया था, हिरासत में कब लिया गया था? 1786। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन, अमेरिका कब आजाद हुआ था? ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। ब्रिटिश जो है, ये ब्रिटिशर्स, ये हर एक जगह लोगों को गुलाम बनाए थे, अमेरिका को भी बनाए थे। 1776 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम लिटरेचर की बात करते हैं तो अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश और इंडियन सब की बात होगी। और टीआरई 3 में तो आपका ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर से भी सवाल पूछा गया था। द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन टुक प्लेस इन, ऑस्ट्रियन मीन्स होता है रिलेटेड टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो ओवरऑल मिडिल यूरोप की हम बात कर लेते हैं, वहां पे वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन चला था। और ये कब हुआ था? 1740 के आसपास। इस बैच के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी पढ़ाने के मूड में हूं, थोड़ा पढ़ा लेता हूं, बाद में बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको। बोला व्हेन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिगिंस अंडर जनरल क्लाइव, जनरल क्लाइव, है ना। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत लेना। कब जनरल क्लाइव ने भारत को जीतने की शुरुआत कर दी थी? 1767। व्हेन द जॉर्ज थर्ड सक्सीडेड द थ्रोन, जॉर्ज थर्ड जो कि किंग हुए, सक्सीड का मतलब होता है गद्दी पे बैठना, थ्रोन आपका गद्दी है, राजा जब अपने सिंहासन पे विराजमान होते हैं।
है ना। तो कब बैठे थे ये? 1760 के आसपास बैठे थे, ध्यान रखेंगे। द सिनिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, सिनिकल का मतलब होता है डाउटफुल। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो हमेशा डाउट में रहते हैं, दूसरों को डाउट में रखते भी हैं, है ना। प्रियंका भारती, मिडिल यूरोप, वेरी गुड। पिंकी यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। 4 बजे पिंकी आना है, लेट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। सिनिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिनिकल का मतलब होता है डाउट में रहना, खुद को भी रखेंगे और दूसरे को भी रखेंगे। संशयवादी इंसान ऐसे लोगों को बोलते हैं, और ये ऑलमोस्ट टाइम आपके नेगेटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं। जैसे आप किसी को बोलो मैं बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं और मैं सफल हो ही जाऊंगा इस बार, तो वो नेगेटिव इंसान आपको क्या बोलेगा? अपने आप को भगवान समझे क्या, हो सकता है तुम नहीं भी हो, है ना। तो नेगेटिव लोग जो है वो हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं सिनिकल, जो हमेशा डाउट में रहे, लोगों को नेगेटिव करे, खुद भी नेगेटिव ही रहे। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था सर, अच्छा ओके। एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वॉलपोल, वॉलपोल एक आपके राइटर हुए हैं। द प्रीमियर ऑफ द फर्स्ट टॉरी कैबिनेट रिप्लेस्ड बाय द मोर इनलाइटेंड पॉलिसीज ऑफ पीटी पिट, इन विच ईयर? 1757 की बात कर रहे हैं, और ये आपके थॉमस वॉलपोल एक राइटर हैं। इनके बारे में गूगल पे, विकिपीडिया पे आपको जाके जरूर पढ़ना चाहिए। क्लियर है मामला। और मैंने कल एक बात बोल दिया था क्या, कि आप मेरे भरोसे ना रहें, तो एक स्टूडेंट मेरे बैच की वो बोल रही थी सर आप यूट्यूब पे बोल दिए कि आप मेरे भरोसे ना रहो। मेरे भरोसे ना रहने का मतलब ये था कि आप मेरे भरोसे तो रहेंगे ही रहेंगे, आप खुद से भी काम करेंगे। जो काम मैं बोलता हूं आपको विकिपीडिया पे करने, गूगल से पढ़ने, जो होमवर्क मैं देता हूं वो आपको भी करना है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सर पढ़ा दिए हमारा काम हो गया, नहीं। सर के पढ़ाने के बियॉन्ड भी बहुत सारी बातें हैं, उसको आपको कवर करना है। तो ये अगर मैंने बोला है कि मेरे भरोसे ना रहो, इसका मतलब है आपको खुद भी काम करना है। और ये नहीं है कि मैं आपका साथ छोड़ रहा हूं, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। टीआरई 4 का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, लगातार बने रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से या और भी जो भी आपका पेड बैच है वहां पे, है ना। तो नेगेटिव किसी भी बात को नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 1757 कल पढ़े थे हम। द टाउन एंड कंट्री माउस इज अ क्रिएशन ऑफ, द टाउन एंड कंट्री माउस ये एक वॉक है, और इसको लिखने का काम मैथ्यू प्रायर ने किया है, मैथ्यू प्रायर ने। यहां पर एक सवाल आप सभी से करना चाहूंगा। एक राइटर है हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, बताइए मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री या इंग्लिश लिटरेचर, है ना। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है इंग्लिश लिटरेचर में किस हिस्ट्री, किस एज से बिलोंग करते हैं, कौन बताएगा? हाँ साहब जी, आपका भी मैसेज शो करता है, मोहम्मद होजाइफा, है ना, बिल्कुल शो करता है, मैं पढ़ता भी हूं। ठीक है, चलिए, मैथ्यू अर्नोल्ड किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज। सुप्रिया कह रही है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज कब से कब तक? सवाल और जवाब दोनों होगा, और दोनों आप पढ़ेंगे ईमानदारी से। विक्टोरियन एज, वेरी गुड प्रियंका, है ना। विक्टोरियन एज कब से कब तक बताइए, और कौन जवाब दे रहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड 1837 टू 1901। अनामिका वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में मैंने पूछा, और मैं सभी से चाहूंगा कि आप सारे बच्चे जितने भी सेशन में हैं, हर एक बच्चा इस सेशन का जवाब जरूर दे जो भी आपसे पूछा जाए। वेरी गुड। तो आप बोले विक्टोरियन एज की बात कर रहे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। और विक्टोरियन एज कब से कब तक? तो विक्टोरियन एज आपका रहा है 1837 से 1901। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज से पहले कौन सा एज था, विक्टोरियन एज से पहले कौन सा एज था बंधु, कौन बताएगा मेरे को फटाफट, टकाटक बताइए ईमानदारी से। सबको जवाब देना है, हर एक सवाल का जवाब देना है, ध्यान रहे। रोमांटिक एज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। आपने बोला रोमांटिक एज। चलो, रोमांटिक एज कब से कब तक रहा है बंधु? रोमांटिक एज कब से कब तक? मनीष कुमार, रोमांटिक एज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का बहुत गहरा इंपैक्ट रहा है। रोमांटिक एज कब से कब तक बोला जाए? 1778 नहीं, 1798 अनामिका, आई थिंक आपसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 1798 टू 1837, 1837, है ना, ध्यान रखना है। चलो, रोमांटिक एज से पहले कौन सा एज आया? रोमांटिक एज से पहले कौन सा एज आया? क्योंकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूं और ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रोमांटिक एज से पहले
लालू कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग लालू जी। रोमांटिक एज से पहले बोल रहे जैकोबियन एज, जैकोबियन एज रेनेसां का पार्ट है बंधु अंकित। यशवंत सिन्हा जी, पिंकी ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, बहुत बढ़िया। देखियो रोमांटिक एज से पहले कौन कौन सा एज आता है? तो आप अगर बात करेंगे न्यू क्लासिकल एज की, इसकी बात करेंगे न्यू क्लासिकल एज, है ना, और न्यू क्लासिकल एज की बात करेंगे उसी में हमारा होगा रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन पीरियड, उसी में हमारा होगा ऑगस्टन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड, और उसी में हमारा होता है ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल पीरियड। क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, और इन तीनों के बाद आता है आपका रोमांटिक एज, ये ध्यान रखना है आपका। हाँ, ट्रांजिशन पीरियड को ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड को ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। अब बताओ न्यू क्लासिकल, इन सभी के बाद आपका रोमांटिक आता है। न्यू क्लासिकल पीरियड से पहले कौन आएगा बताइए? न्यू क्लासिकल पीरियड से पहले कौन सा एज आता है? जैकोबियन। कौन बता रहा? रेनेसां, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। न्यू क्लासिकल से पहले रेनेसां, और रेनेसां में कौन कौन से हैं भैया? रेनेसां में किन किन की बातें होंगी? जब तक मैं आप सभी से पूछूंगा नहीं आप भूल जाओगे, इसलिए बार बार मुझे पूछना है जब तक ये वाला क्वेश्चन आपका चल रहा है, और ये अगले 5-7 दिन तक चलेगा, और मैं 5-7 दिन तक 5 to 7 डेज जो भी है ये सब मैं आपसे पूछता ही रहूंगा, क्योंकि होता क्या है जब हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें याद रहता है। अब आ जाइए, रेनेसां की बात करेंगे तो यहीं पे आपका होगा एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन, एलिजाबेथन के बाद जैकोबियन, वेरी गुड। जैकोबियन एज की बात करेंगे, जैकोबियन के बाद हमारा आना है कैरोलिन, कैरोलिन के बाद ही हमारा आ जाएगा प्यूरिटन, इसी को आप जॉन मिल्टन वाला एज भी कहते हैं, जॉन मिल्टन, और इसी के बाद इसी में आता है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। चलिए, रेनेसां से पहले कौन आया? ओहो सर, इसे पीछे ना पूछे, बिल्कुल पूछूंगा। रेनेसां से पहले कौन सा आया? वेरी गुड अनामिका, आप डिटेल्ड में जवाब देते हैं, बहुत अच्छे। 1558 1603 जैकोबियन, हाँ बिल्कुल। कैरोलिन 1625 के बाद 1649 हो जाएगा, वेरी गुड। मिडल इंग्लिश पीरियड, बहुत बढ़िया। कहां लिखूं, जगह ही नहीं मिल रहा है ना। मिडल इंग्लिश पीरियड की बात करेंगे, आ जाओ, मिडल इंग्लिश, वेरी गुड, है ना। चलो, मिडल इंग्लिश पीरियड को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? अगर मिडल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा चुका है बताइए? आप लोग बार बार बोलते हैं ना बुक सर बुक, मैं अपने यूट्यूब सेशन में इतनी बार प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको लगेगा हर एक चीज माइंड में लोड है ना। बोलो, मिडल इंग्लिश पीरियड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप? एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन मिडल इंग्लिश का नाम है, गलत बोल रहे हैं आप अनामिका। एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा, इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। बताओ 2 पार्ट्स में क्या क्या नाम है? बहुत बढ़िया जवाब दिया है खान साहब, खान साहब नहीं खान साहिबा है आई थिंक, अब साहब जी तो नहीं है क्योंकि आपके नाम से ही लग रहा है ना। आइए यहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नाम बताएंगे। हाँ, एंग्लो नॉर्मन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक है आपका एंग्लो नॉर्मन, हर एक को याद रखिए, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, या इसी को दूसरा पार्ट जो आएगा द एज ऑफ चौसर बोला जाता है, द एज ऑफ जॉफ्री चौसर, है ना, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए मिडल इंग्लिश से पहले कौन आया? मिडल इंग्लिश से पहले, हाँ, और मिडल इंग्लिश का क्या नाम है? एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, याद रखेंगे। कब से कब तक? तो भैया 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। अगर ईयर की बात करें तो 1066 टू 1400। चलिए, मिडल से पहले कौन आया? ओल्ड इंग्लिश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिडल से पहले बोल रहे हैं ओल्ड इंग्लिश, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त।
ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे, और ओल्ड इंग्लिश पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो ये आपका 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी जाएगा, 450 टू 1066। 1066, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ओल्ड इंग्लिश का ही क्या नाम है? एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन। चलिए एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एंग्लो सैक्सन के लास्ट किंग का नाम बताइए। लास्ट यानी अंतिम राजा का नाम बताओ, बताइए। एंग्लो सैक्सन में जो लास्ट किंग थे, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लास्ट किंग, इनका नाम बताएंगे? नहीं, जेम्स तो जैकोबियन एज में हो जाएंगे, रेनेसां में हो जाएंगे, है ना। हेरोल्ड गॉडविंसन, वेरी गुड, सुप्रिया, बहुत बढ़िया। लास्ट किंग का नाम है हेरोल्ड गॉडविंसन। देख रहे हैं अंकित, बताने के बाद भी गलती हो रही है, प्रैक्टिस किया करो घर पे। चलिए, हेरोल्ड गॉडविंसन का नाम जो है यूपी टीजीटी में, बिहार में बीपीएससी में तो नहीं पूछा, लेकिन यूपी टीजीटी और एक एग्जाम होता है राजस्थान में रीट करके, है ना, उसमें पूछा गया था इनकी माताजी का नाम। तो हेरोल्ड गॉडविंसन जो कि एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में लास्ट किंग रहे हैं, इनकी माताजी का क्या नाम है? गीता थॉर कॉल्सडॉटिर, वेरी गुड। इनकी माताजी का नाम है GITHA गीता, या GYTHA गीता, थोर THORE थॉर, कैल्स डॉटेर DOTTIR। नाम याद रखना है, क्लियर है मामला, बार बार बता चुका हूं, ठीक है। हेरोल्ड गॉडविंसन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आइए, अगर ओल्ड इंग्लिश पीरियड से पहले की बात करेंगे तो कौन सा पीरियड, और ओल्ड इंग्लिश से पहले कौन सा, कौन बताएगा? बताओ बताओ, जानना चाहते हैं। डार्क एज, डार्क एज। चलिए, डार्क एज में क्या खास बात रही है? डार्क एज में इंग्लिश पैदा ले लिया था क्या, बताओ? हां, 450 तक डार्क एज ही रहा है। अब देखिए, जब हम डार्क एज की बात करते हैं तो यहां पे इंग्लिश जो है पैदा नहीं लिया था, आने वाला था इस संसार में। क्लियर है मामला, ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डार्क एज, फिर आपका ओल्ड इंग्लिश, जिसको आप एंग्लो सैक्सन कहते हैं। इसके बाद आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड आएगा, जिसको आप एंग्लो नॉर्मन या द एज ऑफ चौसर कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सॉरी इधर आ जाओ, हां, इनके बाद आ जाएगा आपका क्या, इधर चला गया, रेनेसां। रेनेसां आएगा, उसमें एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज, कॉमनवेल्थ की बात करेंगे। उसके बाद आपका न्यो क्लासिकल आएगा, रिस्टोरेशन, ऑगस्टन, ट्रांजिशनल पीरियड, इसी को हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। देन आपका आता है रोमांटिक एज 1798 टू 1837, और फिर आपका आएगा विक्टोरियन एज 1837 टू 1901। और विक्टोरियन एज के बाद, विक्टोरियन एज के बाद अगर आप बात करेंगे तो विक्टोरियन एज के बाद जो आपका एज आता है वो आएगा आपका मॉडर्न एज। कौन सा एज? मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज की बात करेंगे तो वो आपका चला है कब से कब तक? 1901 से लेके 1940, ये मॉडर्न है इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आता है। पोस्ट का मतलब क्या? आफ्टर। प्रीपेड पोस्टपेड पढ़े होंगे आप। पोस्ट मॉडर्न एज की बात करेंगे, पोस्ट मॉडर्न एज आपका यही 1940 के बाद से, वैसे तो 1945 से बोला जाता है अप टिल नाउ, यानी अब तक का मामला है। क्लियर है ना? क्लियर। फिर इसमें एडवर्डियन किंग वगैरह का नाम आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है, आप बार बार पढ़ें, गलती ना करें। अंकित गलती कर रहे थे, है ना, मैं पूछ रहा था, वो जैकोबियन एज बता रहे थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, उस वक्त लिटरेचर नहीं था। रिकॉर्डेड क्लास है क्या? अरे नहीं बंधु, मैं लाइव हूं, 4 बजे का टाइम है आपका। ये उस टाइम पे जो है दूसरी क्लासेस चल रही है ना, और बच्चों का कॉमन पेपर का एग्जाम होता, क्या बोलते हैं, पढ़ाया जाता है उस टाइम पे। बहुत बच्चे इस बैच में हैं जो कॉमन पेपर 40 मार्क्स का तैयारी करते हैं, तो वहां उनको उसी टाइम पे क्लास है उनकी, इसलिए टाइम हमने चेंज करके रखा है। हो जाता है, लेकिन नहीं नहीं, गलती नहीं होना चाहिए अंकित, गलती नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा एक चीज बताइए, मैं जो बार बार एक ही सवाल आप लोगों से करता हूं, ये सब चीजें पिछले 3-4 दिनों से कर ही रहा हूं, तो आप इरिटेट होते हो या आप इंजॉय करते हो? गलती नहीं करना है बंधु, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। चलिए बताइए,
आपसे बार बार एक ही टाइप का सवाल जो पूछा जाता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं या इंजॉय करते हैं? इंजॉय करते हैं, वेरी गुड। मैं बार बार, कल भी हो सकता है मिलेगा क्वेश्चन, मैं फिर से कर दूंगा, क्योंकि सफल होने के लिए एक ही बुक को बार बार पढ़ना पड़ेगा, 1000 जगह भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आगे की बात कर लें। 9 हो गया, बाद बाकी हाँ आइए। द ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड इन द, ट्रीटी का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। वो 1783 में। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बार बार आप देखते रहेंगे, याद हो जाता है रिपीट करने से, बिल्कुल। विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश? गॉर्बोडॉक 1561 में लिखा गया था, कल आप पढ़े थे मेरे साथ, है ना। और गॉर्बोडॉक के राइटर कौन? थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल। और किंग लियर और हैमलेट के राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड विलियम शेक्सपियर, ध्यान रखेंगे आप। और एडवर्ड सेकंड के राइटर कौन? क्रिस्टोफर मार्लो, जो 29 साल के एज में इनकी डेथ हो गई थी। और क्रिस्टोफर मार्लो और आपके विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के राइटर माने जाते हैं। और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि क्रिस्टोफर मार्लो सिर्फ एलिजाबेथन के माने जाएंगे और आपके विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन जैकोबियन दोनों में रहेंगे। क्यों? एलिजाबेथन एज आपका समाप्त हो जाएगा 1603 में, और विलियम शेक्सपियर की डेथ होती है इन 1616, और 1603 से 1625 तक जैकोबियन एज चलता है। और एक चीज और बताए थे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेजेडीज या ट्रेजिक प्लेज जो विलियम शेक्सपियर लिखे थे, जैकोबियन एज में लिखने का काम उन्होंने किया था, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, और क्रिस्टोफर मार्लो 1593 में इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 29, 29 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखना। अब यहां सवाल है, क्वीन एलिजाबेथ हैड बीन रेनिंग नियरली डैश ईयर्स व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ शासन कर चुकी थी कितने साल? जब विलियम शेक्सपियर पैदा हुए। तो विलियम शेक्सपियर की जैसे ही बात करेंगे पैदा होने की, तो ये पैदा हुए हैं 1564 में और डेथ हुई है 1616 में। और एलिजाबेथन जो क्वीन बनी थी, वो बनी थी एलिजाबेथ का, तो वो बनी है 1558 में। अब आप मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा, 1558 में बनी है और 1603 तक रही है। तो अब यहां पर सवाल यह है कि जब शेक्सपियर साहब पैदा हुए तो उसमें कितना इनका शासनकाल हो चुका था? तो 58 से लेके अगर 64 तक जाओगे तो 6 इयर्स का मामला है ना। 6 साल वो शासन कर चुकी थी, ये ध्यान में आप रखेंगे। आइए यहां पे, तो 6 ईयर का मामला यहां पे होगा, 6 इयर्स, 12 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 6। अब ये सब सवाल भी आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए एलिजाबेथन कब से कब तक रहा ये याद रहना चाहिए, कब कौन से राइटर पैदा हुए ये याद रहना चाहिए, है ना जी। ये लोग तो मर के चले गए, आप याद रखेंगे तभी टीआरई क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप भी निपट जाएंगे, ध्यान रहे इस बात का। भैया, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, बार्ड ऑफ एवॉन, और एक और नाम दिया गया नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, है ना। ऑफ स्टार्ट बोला गया था रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, है ना। और स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक किन्होंने बोला था बताइए? विलियम शेक्सपियर के बारे में एक फ्रेज बोला गया था, स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक, किन्होंने बोला था? ये सब पूछा जाएगा। क्रिस्टोफर मार्लो ने? ना ना ना। आइए बात कर लेते हैं, सवाल कर लिया तो बहुत सी बातें निकल गई। तो सबसे पहले एक बच्चे ने लिखा है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन है? मनीष कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला एक टाइटल है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। फिर यहीं पे बात करेंगे तो बार्ड ऑफ एवॉन, बार्ड ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर। स्वीट स्वान ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर। फिर यहां पर बोला जाएगा नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, कौन भैया? विलियम शेक्सपियर। क्लियर है मामला। अप स्टार्ट किन्होंने बोला था? रॉबर्ट ग्रीन ने, बहुत बढ़िया, रॉबर्ट ग्रीन ने। और फिर अगर बात करेंगे कि स्मॉल लेटिन और लेस ग्रीक, ये फ्रेज किन्होंने दिया था? स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, ये किन्होंने दिया?
तो ये भैया बताएंगे आप, जॉनसन साहब ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बेन जॉनसन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आइए, बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन का एक नाम है बेंजामिन जॉनसन। तो अगर बेंजामिन जॉनसन कहीं देखने को मिल जाए तो घबराने का नहीं है। चलिए एक सवाल और करूंगा कि विलियम शेक्सपियर राइटर बनने से पहले एक्टर थे और प्लेज में एक्टिंग किया करते थे। विलियम शेक्सपियर के पास फॉर्मल एजुकेशन उतना नहीं था, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े बड़े कॉलेज में जाके पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं था इनके पास, डिग्री वगैरह उतनी फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था इनके पास। तो ये राइटर बनने से पहले एक्टर थे और दूसरे के प्लेज में जाके प्ले किया करते थे, एक्टिंग किया करते थे। और सबसे पहले जो एक्टिंग किए थे, तो बेन जॉनसन का कौन सा प्ले है जिसमें विलियम शेक्सपियर साहब लिखने से पहले एक्टिंग करने का काम किए, ये आप हमें बताएंगे। अमलेश कुशवाहा। अनामिका कह रही है विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, अप स्टार्ट क्रॉ बाय रॉबर्ट ग्रीन, स्मॉल लिटिल लेस ग्रीक बाय बेन जॉनसन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ग्रीन कॉल्ड हिम ब्लैक क्रॉ, हाँ हाँ बिल्कुल, सब लाइन याद रहनी चाहिए आपको। बेन जॉनसन का कौन सा प्ले है जिसमें विलियम शेक्सपियर साहब एक्टिंग की है, बताइए। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वेरी गुड। बेन जॉनसन साहब का एक वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और इसमें एक्ट करने का काम आपके विलियम शेक्सपियर साहब किए थे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एज यू लाइक इट नहीं, एज यू लाइक इट तो इन्हीं का वर्क है, विलियम शेक्सपियर का वर्क है एज यू लाइक इट, है ना। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये बेन जॉनसन का वर्क है और इसमें काम किया गया था 1598। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के पिताजी का क्या नाम था? जॉन विलियम शेक्सपियर। बेन जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर इज नॉट एन एज बुल ऑल टाइम, वेरी गुड। जॉन विलियम शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर के पिताजी हैं हैप्पीली मैरिड मैरी ऑर्डन। विलियम शेक्सपियर की माताजी का नाम है मैरी ऑर्डन और पिताजी का नाम है विलियम शेक्सपियर। दोनों शादी कब किए थे? 1557 में, 1557 में, ये है आपका, यानी दोनों की शादी हुई थी 1557 में और 1564 में विलियम शेक्सपियर इस दुनिया में आए दोनों के माध्यम से। चलिए, गॉर्बोडॉक वॉज रिटन, गॉर्बोडॉक जो है फर्स्ट ट्रेजेडी है, फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर है मामला? कब लिखा गया? 1561 में। किन्होंने लिखा? थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल, थॉमस सैकविल। कल मैं इनका नाम ही भूल गया था पढ़ाने के दौरान। तो 1561 में लिखा गया। 57 किसका आंसर दे रहे हैं आप कुमकुम? 1556 है, 1561 है, 57 नहीं है। फादर ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी रूमर्स, बेन जॉनसन, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये हो गया ना, हाँ। मार्स्टन, चैपमैन एंड वेबस्टर पास्ड अवे। इनका पूरा नाम है जॉन मार्स्टन, जॉर्ज चैपमैन और जॉन वेबस्टर। इन तीनों की डेथ कब हुई थी? एक का गलत दिया हुआ है, वेबस्टर साहब की डेथ हुई है 1632 में, है ना, ये रॉन्ग है आपका। बाद बाकी इन दोनों की डेथ जो है वो 1634 में हुई है, ये ध्यान रखेंगे। और जॉन वेबस्टर का डेथ 1632 में हुआ। तीनों राइटर हैं, है ना, सवाल कुछ भी पूछ लिया जाएगा। अब हो सकता है इस राइटर का नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, मार्स्टन। अब जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके बारे में क्या करना है, एक बार गूगल पे जाके सर्च करना है आपको और उनके बारे में पढ़ लेने का कष्ट करना है। तो एक बार अगर पढ़ लेंगे तो उनके बारे में आइडिया आपको लग जाएगा, ध्यान रखना है। क्लियर? चैपमैन के बारे में पढ़ेंगे और वेबस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर पास्ड अवे ड्यूरिंग द रेन ऑफ, है ना, आंसर यहां पर आपका रॉन्ग दिया हुआ है। शेक्सपियर साहब पैदा कब हुए हैं? 1564 में। और 1564 में क्वीन कौन रही है? तो एलिजाबेथ।
एलिजाबेथ। शेक्सपियर साहब की डेथ कब होती है? 1616 में। और यहां पर कौन क्वीन रही है? तो जैकोबियन का मामला है, किंग का मामला है, जैकोबियन, किंग जेम्स फर्स्ट ये रहे। तो इनकी जो डेथ हुई है किंग जेम्स फर्स्ट के शासन काल में, किंग जेम्स फर्स्ट। एलिजाबेथन तो आपका रॉन्ग दिया हुआ है, इस एज में तो ये पैदा लिए हैं। अगर पैदा होने का पूछता कि विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आंसर एलिजाबेथन। लेकिन यहां पे पास्ट अवे, और पास्ट अवे का मतलब क्या होता है? डाई, यानी मौत को प्राप्त कर लेना, इंतकाल हो जाना, देहावसान हो जाना। तो एलिजाबेथ नहीं, जेम्स सेकंड नहीं, जेम्स फर्स्ट होगा। चार्ल्स सेकंड तो कैरोलिन एज में आता है, और कैरोलिन एज की बात करेंगे तो वो 1625 तो 1649 हो जाएगा। क्लियर? और 25 में विलियम शेक्सपियर साहब नहीं थे, 1660 में डेथ हो गई थी, ध्यान रखना है। तो मैरी भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जेम्स फर्स्ट। तो ऑप्शन ही आपका रॉन्ग है, और बीपीएससी टीआरई आपका ऑप्शन देगा नन ऑफ द एबव, वहां मार के निकल लेना है। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे, हर एक लाइन को याद रखना पड़ेगा, और याद मैं रखवाऊंगा आपसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? बेकाक्यो। अब बेकाक्यो का पूरा नाम क्या है? बेकाक्यो, बेकाक्यो पढ़ेंगे या बकैशियो पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। फुल नेम क्या होगा इस राइटर का? फर्स्ट अटेम्प्टेड प्रोज एडवेंचर द डी कैमरॉन। द डी कैमरॉन इनका एक वॉक है, और ये राइटर कहां के हैं? इनका फुल नेम क्या है ये आप बताइए, कौन बताएगा? देखते हैं। बोकाशियो, फुल नेम बताओ। बहुत बच्चे हो सकते हैं पहली बार नाम सुन रहे हो। सुप्रिया कह रही है जियोवानी, वेरी गुड, जियोवानी, GIOVANNI, जियोवानी बोकाशियो। अनामिका कह रही है डोंट नो, जान लीजिए, सुप्रिया ने लिखा है यहां पे जियोवानी बोकाशियो, वेरी गुड। इटली की थी, इटालियन राइटर है, क्लियर है मामला। और इन्होंने एक वर्क लिखा, कौन सा? द डिकैमरॉन। इटली की है ये, इटालियन राइटर है, ना पेरिस, ना फ्रांस, ना ग्रीस, ये सब ध्यान रखना है आपको, कौन कहां से, ये सब भी पूछ लिया जाता है। एडमंड बर्क, एडमंड बर्क, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एडमंड बर्क का जो रिफ्लेक्शन रहा किस पे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो ये 1789 टू 1799 चला। रिजल्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, किस चीज को बता रहे थे भैया? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस वगैरह था फाइट में, तो किसकी बात करेंगे? तो वॉर विद फ्रांस, है ना, वॉर विद फ्रांस से, यानी फ्रांस में क्रांति चल रही थी। प्यूरिटन डोमिनेंस की बात आप करेंगे नहीं, है ना, प्यूरिटन आपका बहुत पहले हो जाता है, प्यूरिटन एज की बात जब करते हैं 4960 वो वाला मामला रहेगा। अब आइए यहां पे, स्पिरिचुअल डेथ ऑफ द इंग्लिश नहीं, फ्रेंच विक्ट्री नहीं, वॉर विद फ्रांस, एडमंड बर्क। चलिए, एडमंड बर्क किस एज के राइटर हैं? हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ अफेक्टेड रहे थे, बिल्कुल रहे थे, पहले ही बता चुका हूं। चलिए बताइए आप, एडमंड बर्क जो है किस एज के राइटर हैं? चलिए, रोमांटिक एज बोल रहे, कोई मॉडर्न एज बोल रहा है। एडमंड बर्क, इसको बर्के नहीं पढ़ेंगे, एडमंड बर्क। चलिए, इन्हीं से नाम एक मिलता जुलता है, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर किस एज के राइटर हैं? चलिए, हमने सवाल कर दिया, आप जवाब देंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। When did the Great Fire of London take place? यानी तगड़ी आग कब लगी थी, है ना, ये सब भी सवाल आता है, और बहुत कुछ जल गया था वहां पे, लिटरेचर वगैरह बहुत कुछ। 1666 में फायर ब्रिगेड वगैरह ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां पे उस समय नहीं था। पोएट्स और पोएट किनको बोला गया था? कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? चलो, कुमकुम कुमारी का मैंने कमेंट देखा तो मुझे याद आ गया क्वेश्चन। फेरी क्वीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? बोलिए, फटाफट बताइए। स्पेंसर साहब को किन्होंने कहा था? नहीं, जॉन ड्राइडेन को नहीं कहा जाता। जॉन ड्राइडेन आपके फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बने इन 1668। चार्ल्स लैम, वेरी गुड। एपिथेलमियन तो एक क्या बोलते हैं, शादी का गीत होता है ना, लोकल शादी में जो गाया जाता है एपिथेलमियन। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब भी लिखे एक वर्क, है ना, ध्यान रहे आपको। एपिथेलमियन होता है वो शादी विवाह में, सभी लगन का टाइम चल रहा है, वो जो दादी माँ लोग, नानी माँ लोग
चाची लोग जो कि गीत गाती हैं हल्दी उल्दी लगाते समय, तो उसी को एपिथैलेमियन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म में भी 2-3 टीचर हैं जिनकी शादी वगैरह होगी, हल्दी उल्दी लगाया जाएगा, तो गीत वगैरह सब गाएंगे, है ना। मैथ वाले सर हैं, साइंस वाले सर हैं, सबकी शादी होगी। बस TRE 4 हो जाए आप लोगों का उसके बाद, है ना, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, सोहर की बात होती है। चलिए आ जाइए यहां पे। तो ये आपका सवाल था, टाइम मेरा हो रहा है कंप्लीट, आगे की बात हम करेंगे कल। देखो होता क्या है, एक ही को आप बोलेंगे सर एक दिन में इतने ही क्वेश्चंस क्यों हो रहे, एक दिन में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाइए, आप बार बार प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, है ना। एक ही चीज को प्रैक्टिस करके याद करना ये अपने आप में चैलेंजिंग होता है, और वही मैं काम करवा रहा हूं आपको यहाँ पे, है ना। आएंगे बकबक करेंगे और आप सुनेंगे, फिर आपको याद भी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। एडमंड स्पेंसर साहब को कवियों का कवि कहा गया था चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। चार्ल्स लैम्ब की अगर आप बात करेंगे तो ये भी रोमांटिक एज के राइटर हैं, एसटी कॉलरिज के स्कूल फ्रेंड हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, है ना। चार्ल्स लैम्ब की एक सिस्टर भी थी, मैरी लैम्ब, और दोनों भाई बहन ने मिलकर एक वर्क लिखा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, याद रखेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें, और जिंदगी में सफल होने का प्रयास जो है वह हमेशा आपका जारी रहना चाहिए। ऊपर वाला आप सभी को सफल बनाए। थैंक यू वेरी मच।